55। पारंसवी। विदुर का स्वर नम्र भी था और कोमल भी। आशा है कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कुरुकुल में मेरी क्या स्थिति है। पारंसवी इस प्रकार की जिज्ञासा के लिए तनिक भी तैयार नहीं थी। कहां वो विवाह के पश्चात पहली बार अपने पति से मिलने का संकोच लिए नतमस्तक बैठी थी। सुना था उसके पति बहुत विद्वान हैं, गंभीर हैं, धार्मिक, सदाचारी और सज्जन हैं। उनकी महानता सुनते सुनते पारंसवी अपनी ही आंखों में कहीं बहुत छोटी हो गई थी। और फिर विवाह के पश्चात ये पहला मिलन पति और पत्नी का, पुरुष और स्त्री का। पति विद्वान हो, धार्मिक और सदाचारी हो तो क्या, पति पुरुष ही तो है। पहली बार अपनी पत्नी से, स्त्री से मिलेगा तो प्रेम की बात करेगा, स्त्री के आकर्षण की चर्चा करेगा, श्रृंगार। पारंसवी एकदम संकुचित हो गई। उसका शरीर और मन जितना सिमट सकता था वो उससे भी अधिक सिमट गई। और उसके पति पूछ रहे हैं कि उनकी स्थिति कुरुकुल में क्या है। क्या वे अपने कुल का बखान सुनना चाहते हैं या कुरुकुल में अपना महत्व जताना चाहते हैं? क्या कहे वो? जानती हो, पारंसवी कुछ नहीं बोली। जाने ये क्या पूछना चाह रहे थे। उत्तर क्यों नहीं देती प्रिय? मुझसे बात भी नहीं करना चाहती क्या? विदुर का स्वर और भी मृदुल हो गया। कितना आग्रह कर रहे हैं। अब भी न बोली तो वो उसे संकोच नहीं मानेंगे, अभद्रता मानेंगे। आप सम्राट के भाई हैं, उसने अत्यंत मंद स्वर में किसी प्रकार कह दिया। हां, भाई तो हूं। विदुर किंचित मुस्कुराए। पर जब हस्तिनापुर के राज्याधिकार की बात आई तो सबसे बड़े होने के कारण धृतराष्ट्र के विषय में पहले सोचा गया। जन्मांध होने के कारण उन्हें राज्य नहीं मिला। पांडु के विषय में विचार किया गया। वो रुग्ण है, पांडु रोग से पीड़ित, स्नायविक तनाव का रोगी। व्यक्ति बहुत भला है, किंतु उसका स्नायु तंत्र अधिक बोझ नहीं सह सकता। थोड़े से दबाव से भयंकर आवेश में आ जाता है और उस अविष्ठावस्था में यदि समर्थ हो तो भयंकर रूप से हिंस्र हो उठता है। असमर्थ हो तो सब कुछ छोड़ भागता है। रोगी होने के नाते राज्य उसे भी नहीं मिलना चाहिए था। पारंसवी ने पहली बार दृष्टि उठाकर निसंकोच भाव से अपने पति को देखा। क्या कहना चाह रहे हैं वे? क्या हस्तिनापुर का राज्य इन्हें मिलना चाहिए था? क्या वो राज्याधिकार के अभिलाषी हैं? तीसरा भाई मैं हूं, किंतु दासी पुत्र हूं। भाई तो हूं, किंतु समान अधिकार प्राप्त नहीं है मुझे। विदुर बोला, पितृव्य भीष्म ने हम तीनों के विवाह की व्यवस्था की, किंतु ध्यान रखा कि धृतराष्ट्र तथा पांडु की पत्नियां राजदुहिताएं हों और मेरी पत्नी राजा की पुत्री तो हो, किंतु रानी से नहीं, दासी से। वो पारंसवी की ओर मुड़ा। मेरी बात समझ रही हो ना? मैं सम्राट पांडु का भाई तो हूं, किंतु सम्राट विचित्रवीर का क्षेत्रज पुत्र नहीं हूं। आपको इससे दुख है? इस बार पारंसवी का स्वर संकोच शून्य था। आपकी पत्नी क्षत्रिय राजकुमारी न होकर दासी पुत्री है, इस बात से अप्रसन्न हैं आप? पारंसवी को स्वयं ही अपने स्वर में कहीं किंचित रोष का आभास हुआ। नहीं नहीं। विदुर मुस्कुराया और शायद अपना स्नेह संचरित करने के लिए उसने पारंसवी के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। प्रथम स्पर्श के कारण पारंसवी के शरीर की सिहरन का अनुभव करते हुए भी उसने अपने हाथ नहीं हटाए। उस स्पर्श में कायाकर्षण नहीं था, एकात्मता थी, तादात्म्य था। ऐसा भूल कर भी नहीं समझना। मैं तो जीवन, समाज और कुरुकुल में अपनी और तुम्हारी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था। कहीं तुम मुझे कुरुकुल का राजकुमार और सम्राट का भाई समझकर बहुत ऊंची अपेक्षाएं अपने मन में पाल लो। मैं प्रसन्न हूं कि पितृव्य ने मेरे लिए तुम्हें चुना। कहीं किसी क्षत्रिय राजकुमारी से मेरा विवाह हो गया होता तो कदाचित वो मुझे हीन दृष्टि से देखती रहती। पारंसवी कुछ नहीं बोली। जाने विदुर के मन में क्या था। मुझमें अपने जनक व्यासदेव के कुछ गुण हैं, रजोगुण मुझ में नहीं है। क्षत्रिय राजकुमार बनने की भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए मैंने शस्त्र विद्या नहीं सीखी, न युद्ध किया, न करने की इच्छा है। मैं शांत प्रिय व्यक्ति हूं।
सृष्टि के सारे जीवों के लिए शांति चाहता हूं। इसलिए शस्त्रों और उनके परिचालन की विधि के विषय में जानने से अधिक मैंने ये खोजने का प्रयत्न किया कि युद्ध के कारण क्या है, युद्ध का स्वरूप क्या है, युद्ध के परिणाम क्या हैं। क्या युद्ध मनुष्य को सुखी बना सकता है? क्या तुम सुखी होना नहीं चाहती पारंसवी? कौन सुखी होना नहीं चाहता आर्यपुत्र? पारंसवी सहज भाव से बोली। उसका मन जैसे उल्लसित होकर कह रहा था, मैं जानती थी मेरा पति भिन्न है, दूसरों से भिन्न, साधारण व्यक्ति नहीं है मेरा पति। तो सुखी तो वही व्यक्ति हो सकता है देवी जो यथार्थ का साक्षात्कार करे, उसे स्वीकार करे, क्योंकि सुख भौतिक परिस्थितियों में नहीं, मानसिक अनुकूलता में है। विदुर बोला, मैंने स्वीकार कर लिया है कि कुरुकुल में मेरी विचित्र स्थिति है। कौतुकी विधाता शायद कौतुकवश ही कभी कभी बड़ी विचित्र स्थितियां खड़ी कर देता है। मैं इस कुल का अंश भी हूं और नहीं भी हूं। मैं धृतराष्ट्र और पांडु का भाई हूं, किंतु इस कुल का धन मेरा धन नहीं है। मेरे लिए वो पराया धन ही है। मेरे मन में उसकी कोई लालसा भी नहीं है। पराया धन अधिकृत कर कोई सुखी नहीं हो सकता, उससे मानसिक शांति नहीं मिल सकती। ऋषि सब कुछ त्याग कर भी सुखी रहते हैं और राजा सब कुछ पाकर भी तड़पते रहते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिसका देह है उसको दे दो। यदि न्यायपूर्ण देह दे दिया जाए तो लेने वाला तो सुखी होता है, देने वाला भी सुखी होता है। संसार के सारे झगड़े, मतभेद और युद्ध केवल इसलिए हैं कि न्यायपूर्ण देह दिया नहीं जा रहा। या तो लोग दूसरों का धन अधिकृत किए बैठे हैं या करने के प्रयत्न में हैं। पारंसवी ने विस्मय से अपने पति को देखा। उसने पहचाना, उसके मन में गर्व था अपने पति के लिए। कैसे विद्वान, कैसे महान है उसके पति। मेरी बड़ी इच्छा है कि धृतराष्ट्र भी स्वीकार कर लें कि ये राज्य अब पांडु का है। इससे वे दोनों भी सुखी रहेंगे और कुरुकुल में शांति बनी रहेगी। किंतु न वो यथार्थ को स्वीकार करना चाहता है और न पराई संपत्ति से अपना मोह ही हटा पा रहा है। उसके ये सारे प्रयत्न किसी दिन कुरुकुल में दुर्दिन लाएंगे। क्या ज्येष्ठ धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करना चाहते हैं? पारंसवी के सम्मुख जैसे सूचनाओं का एक नया संसार खुल रहा था। वो राज्य चाहता भी है और नहीं भी। विदुर जैसे अपने आप से ही बातें कर रहा था। ये दोनों बातें कैसे संभव हैं? वो असंभव को ही संभव करने के प्रयत्न में है। विदुर बोला, वो प्रजा पालन का दायित्व ग्रहण करना नहीं चाहता, किंतु राजवैभव और राजसत्ता के भोग का अधिकार चाहता है। भोग? पारंसवी चकित थी। किंतु आर्य ज्येष्ठ तो प्रज्ञा चक्षु हैं। हां, है तो जन्मांध, किंतु संयम उसमें तनिक भी नहीं है। वो नहीं जानता कि इंद्रियां स्वतंत्र होकर कैसे कैसे अनर्थ कर सकती हैं, और वो जानना भी नहीं चाहता। वो अबाध भोग का इच्छुक है। जन्मांध होने के कारण ही कदाचित अपने सीमित संसार में सिवाय भोग के उसे और कुछ भी नहीं दिखाई देता। भोग की इस इच्छा ने उसे इतना स्वार्थी बना दिया है कि वो किसी का भी किसी भी सीमा तक अनिष्ट कर सकता है। वो राज्य प्राप्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं। पारंसवी को लगा जैसे उसके पति ने अकस्मात ही उसके सम्मुख किसी राजनीतिक षड्यंत्र का उद्घाटन कर दिया हो। प्रयत्न? विदुर आत्मलीन सा चलता चलता कक्ष के दूसरे सिरे तक जा पहुंचा। प्रयत्न तो वो कर रहा है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। आवेश में विदुर का स्वर हल्का सा ऊंचा उठ गया। इससे तो अच्छा होता कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न करता, भरतवंशी राजाओं और कुरु वृद्धों की सभा का आयोजन करवाता और उनके सम्मुख अपने राज्य की मांग रखता, या फिर वो सैन्य संग्रह का युद्ध करता। किंतु जो कुछ वो कर रहा है, विदुर ने वितृष्णा में अपने सिर को झटक दिया। क्या कर रहे हैं वे? वो पांडु को बार बार उकसाता है कि किसी न किसी बहाने से हस्तिनापुर के बाहर रहे। भ्रमण के बहाने, युद्ध के बहाने, आखेट के बहाने, स्वयंवर के बहाने, ताकि राज्य पांडु का रहे, उसका भोग धृतराष्ट्र करता रहे। उसका परामर्शदाता वो शकुनी, धूर्त, लंपट और भोगी, वो किसी न किसी दिन कुरुकुल का नाश लाकर रहेगा। किंतु ज्येष्ठ पांडु इस षड्यंत्र को भांप क्यों नहीं पाते? क्या वे इतने ही अबोध हैं? अबोध तो वो नहीं है, विदुर बोला, और कम महत्वाकांक्षी भी नहीं है। मैंने कितनी ही बार उसे समझाने का भी प्रयत्न किया है, किंतु जाने अपनी किस दुर्बलता के कारण वो बार बार उसकी बातों में आ जाता है। विदुर की चिंता उसके चेहरे पर प्रत्यक्ष हो आई थी। पारंसवी कुछ देर चुप रही। उसके पति चिंतित हैं,
तो स्थिति अवश्य ही गंभीर होगी। किंतु कहीं उन दोनों भाइयों के झगड़े में उलझकर उसके पति किसी असुविधा में न पड़ जाएं। आपको भय नहीं लगता आर्यपुत्र? किस बात का भय? कहीं धृतराष्ट्र और शकुनी आपका कोई अनिष्ट न करे? विदुर हंसा। उसकी हंसी में न अहंकार था न आत्मविश्वास, किंतु उसमें निर्भीकता अवश्य थी। निम्न कोटि के लोग अपनी आजीविका से भयभीत रहते हैं, मध्यम कोटि के मृत्यु से, और उत्तम कोटि के लोग केवल अपयश से। वो पारंसवी की ओर मुड़ा। अब तुम ही बताओ देवी, मुझे किससे भयभीत होना चाहिए और किस लिए भयभीत होना चाहिए? पारंसवी पति का संकेत समझ गई। सचमुच भयभीत होने की कोई बात ही नहीं थी। भयभीत वे लग भी नहीं रहे थे। और सहसा विदुर को ध्यान आया, वो अपनी पत्नी से आज पहली बार मिल रहा है, और अभी तक वो एक नीतिज्ञ के समान ही उससे दूर खड़े खड़े बातें करता रहा है। ये तो न पति का रूप है न प्रेमी का। और फिर ये पहली भेंट है उसकी अपनी जीवन संगिनी से। वो पारंसवी के निकट आया, उसके सामने बैठ गया, एकदम सम्मुख। पारंसवी ने संकोच से सिर झुका लिया। विदुर ने उसके चिबुक को अपनी उंगलियों से उठाया, उसके कंधों पर अपनी दोनों हथेलियां रखी और उसकी आंखों में देखा। जिस व्यक्ति को तुमने पति के रूप में पाया है वो रसिक कम और नीतिज्ञ ही अधिक है प्रिय। अपनी रुक्षता के लिए मुझे क्षमा करती रहना, किंतु स्मरण रखना, प्रेमी का प्रेम अस्थिर होता है, आवेशपूर्ण होता है किसी पहाड़ी नदी के समान, और पति का प्रेम धीर गंभीर होता है, गहरा और मंथर गंगा के समान। उसमें आवेश और उफान चाहे ना आए, किंतु वो सदा भरा पूरा है। वो अकस्मात ही बहाकर चाहे ना ले जाए, किंतु पार अवश्य उतारता है। मैं समझती हूं। पारंसवी ने पूर्ण विश्वास के साथ अपना कपोल विदुर की हथेली पर टिका दिया। किंतु आर्यपुत्र, बाढ़ तो गंगा में भी आती है। विदुर हंसा। आती है, मात्र वर्षा ऋतु में, और उससे क्षति ही होती है प्रिय। जाने क्या क्या नष्ट हो जाता है। पारंसवी हतप्रभ नहीं हुई। बाढ़ उतर जाती है तो उजड़े परिवार फिर से बस जाते हैं, खेतों में नई उपजाऊ मिट्टी आ जाती है, समग्र रूप से बहुत हानि नहीं होती। विदुर की भुजाएं आलिंगन के लिए फैल गईं। तो फिर मेरे प्रेम के प्लावन से भयभीत मत हो जाना मेरी विदुषी प्रिय। अच्छा, एक बात बताइए। पारंसवी इस बार कुछ अधिक चपल हो उठी थी। मैं भी दासी पुत्री हूं। आपकी माता भी पहले दासी कर्म ही करती थी। क्या आपको लगता है कि यह तथ्य समाज में हमारे निरादर का कारण बनेगा? दुराचारी चाहे कितने ऊंचे वंश का क्यों न हो, सदा निरादर पाता है, और सदाचार से रहने वाला व्यक्ति अंततः आदर पाएगा ही। विदुर का स्वर स्पष्ट और निर्द्वंद था। आदर न धन से मिलता है, न ज्ञान से, न यश से, न कुल से। आदर केवल आचरण से मिलता है देवी। इसलिए मेरा सबसे अधिक बल आचरण की शुद्धता पर है। आचरण शुद्ध रहे तो अनादर का कोई भय नहीं है। विदुर हंसा। और प्रिय, वंश मैंने स्वयं नहीं चुना, ये इस समाज की व्यवस्था थी। मुझे अपने वंश और जन पर लज्जित अथवा संकुचित होने की क्या आवश्यकता है? यदि किसी को लज्जित होना ही है तो स्वयं समाज लज्जित हो। उसने अपनी दोनों हथेलियों में पारंसवी का चेहरा थाम लिया। और मेरी प्रिय, तुम्हें भी स्वयं को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे उच्चवंशीय कुलीन क्षत्रिय राजकुमार हैं। उन सब के आचरण को देखकर मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। अच्छा है कि मैं वैसा कुलीन नहीं हूं।